बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सावन में बारिश को आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे ना? पर अपना ध्यान भी रखना। आज आपके कार्यक्रम शिक्षा वाणी में आपके साथ है आपकी योगिता दीदी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बता देती हूँ। आज बच्चों, मीना की कहानी में हम लेकर आए हैं बड़े काम का जूता, और फिर कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी बसंत का पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते, और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक विज्ञान का पाठ 2 भारतीय संविधान में अधिकार। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम सुनते हैं मीना की कहानी। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। अंग्रेजी या गिनना कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? क्या कहा? मैं कैसा हूँ? भाई मैं भी बिल्कुल मजे में हूँ। सच पूछो तो मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे चाचा जी मेरे लिए एक तोहफा लाए हैं। क्या कहा? क्या तोहफा लाए हैं? बताऊंगा। पहले मीना से तो मिल लो। मीना, हाँ वो रही मीना अपनी क्लास में। अरे वाह दीपू है बहुत समझदार। दीपू ने तो कमाल कर दिया। बहन जी आ गई। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बच्चों। ऐसा क्या कर दिया दीपू ने जो तुम सब उसकी तारीफ किए जा रहे थे? दीपू के गुण गा रहे थे। बहन जी, कल ना क्रिकेट खेलते हुए मोनू की चप्पल टूट गई थी। ओहो, फिर तो मोनू को बाजार जाके अपनी चप्पल जुड़वानी पड़ी होगी, है ना मीना? नहीं बहन जी, दीपू ने मोनू की चप्पल 1 मिनट में जोड़ दी। अरे वाह दीपू, तुमने चप्पल जोड़ना कहाँ से सीखा? वो बहन जी, एक बार मैं जूते वाले से अपनी चप्पल जुड़वा रहा था। मैंने बड़े ध्यान से उसे अपनी टूटी चप्पल सिलते हुए देखा। बस उसको देख के मैं भी सीख गया। अरे वाह दीपू, तुम तो बहुत समझदार हो। समझे बच्चों, अगर हम चाहें तो अपने आसपास की चीजों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? जी बहन जी। लेकिन बहन जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। वो क्या सुनील? वो ये बहन जी कि दुनिया में सबसे पहली चप्पल किसने बनाई होगी? भाई ये सवाल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैंने एक बार एक कहानी पढ़ी थी, उसमें शायद इस बात का जवाब हो सकता है। वो राजा वाली कहानी बहन जी? हाँ मीना, मैंने तुम्हें भी तो वो किताब पढ़ने के लिए दी थी। अब ये तो नहीं पता कि उस राजा की चप्पलें दुनिया की पहली चप्पलें थी या नहीं, लेकिन कहानी बड़ी मजेदार थी। हमें भी वो कहानी सुनाइए ना बहन जी। हाँ बहन जी, सुनाइए ना। हमें भी सुनाइए ना बहन जी। सुनाइए ना बहन जी। एक काम करते हैं, आज हम सबको वो कहानी सुनाएगी मीना। मीना, तुम्हें याद तो है ना वो कहानी? जी बहन जी, याद है। तो फिर सुनाओ हम सबको। ठीक है बहन जी। एक मिनट बच्चों, ये कहानी उस समय की है जब इस दुनिया में चप्पल जूते नहीं होते थे। अब कहानी सुनाओ मीना। एक बार एक राजा था, राजा वीर प्रताप। वीर प्रताप को साफ सफाई बहुत पसंद थी। उनके महल का कोना कोना शीशे की तरह चमकता था, और राजा वीर प्रताप दिन में कम से कम 10 बार अपने हाथ धोते थे। ये राजा तो बिल्कुल मेरे चाचा जी की तरह थे। वो कैसे मोनू? बहन जी, मेरे चाचा जी भी दिन में 10 बार अपने हाथ धोते हैं। आगे सुनाओ ना मीना। राजा को एक बात पर बड़ा गुस्सा आता था। वो क्यों मीना? वो इसलिए सुनी क्योंकि नंगे पैर चलने के कारण उनके पैर बहुत गंदे हो जाते थे, और उन्हें बार बार अपने गंदे पैरों को धोकर साफ करना पड़ता था।
फिर क्या हुआ मीना? फिर वीर प्रताप ने क्या किया? आगे सुनाओ ना। एक दिन वीर प्रताप ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी उनकी इस मुश्किल का हल निकालेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और फिर याद करो मीना, मंत्री याद आया? हाँ बहन जी, राजा का एक मंत्री था बुद्धूलाल। बुद्धूलाल ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, एक तरकीब है मुझको आई, मेरे दिल को बहुत ये भाई। हम सब हर आधे घंटे पे करेंगे फर्श की खूब सफाई। इसका मतलब हर आधे घंटे के बाद महल का फर्श साफ किया जाता था ताकि राजा के पैरों पर धूल मिट्टी ना लगे। हाँ सुनील, लेकिन ये तरकीब भी राजा के काम नहीं आई। वो क्यों मीना? वो इसलिए सुनी क्योंकि राजा को अपने काम से कई बार महल से बाहर भी तो जाना होता था। ओह! फिर क्या होता है मीना? फिर बुद्धूलाल ने राजा वीर प्रताप को एक और तरकीब सुझाई। इस बार बुद्धूलाल बोला, महाराज, इस बार हम आपको ऐसी तरकीब बताएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। पैर न गंदे होंगे आपके, पूरे राज्य में दरिया बिछवाएंगे। पूरे राज्य में दरिया? इतनी सारी दरिया ऐसे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ मीना? बताती हूँ सुमी। कहानी सुनाती हूँ सुमी। राजा को बुद्धूलाल की ये तरकीब बहुत अच्छी लगी और उन्होंने पूरे राज्य में दरिया बिछाने का हुक्म दे दिया। तो क्या राजा के आदमियों ने हर जगह दरिया बिछा दी? हाँ मोनू, महल में, सड़कों पे, बाग बगीचों में, बाजार में, हर जगह लाल रंग की दरिया बिछा दी गयी। तो राजा बहुत खुश हो गए होंगे। नहीं सुमी, क्योंकि एक जगह अब भी ऐसी थी जहाँ दरी नहीं बिछाई जा सकती थी। कौन सी जगह मीना? राजा का शौचालय, क्योंकि अगर शौचालय में दरी बिछाई जाती तो वो पानी से खराब हो जाती। हाँ। फिर राजा ने क्या किया मीना? राजा वीर प्रताप बहुत उदास हो गए। दरी पे सो गए। एक बात समझ नहीं आई मीना, पूरे राज्य में दरिया बिछाने से क्या फायदा? इससे अच्छा तो राजा जी अपने पैरों पे कोई कपड़ा ही लपेट लेते। शाबाश सुनील, राजा वीर प्रताप का एक और मंत्री था, सयाने लाल। तुम्हारी तरह सयाना था सयाने लाल। सयाने लाल ने क्या किया बहन जी? क्या कहा सयाने लाल ने? ये क्या हुआ बताइए ना बहन जी। अरे अरे अरे, बस बस बस। मीना, आगे सुनाओ। जी बहन जी, सयाने लाल ने राजा वीर प्रताप से कहा, हम बतलाते हैं महाराज, धूल मिट्टी का नहीं इलाज। पैर अगर जो साफ हो रखने, चप्पल पहनो आप जनाब। और ये कहते हुए उसने राजा को अपनी बनाई हुई चप्पल दिखाई। राजा ने वो चप्पल पहनी और बहुत खुश हुए क्योंकि वो चप्पल बहुत सुंदर थी। नहीं सुमी, राजा वीर प्रताप इसलिए खुश हुए क्योंकि अब वो चप्पल पहन के कहीं भी जा सकते थे, पैर गंदे होने की चिंता किए बगैर। गंदे ना हो पैर। फिर क्या हुआ मीना? फिर राजा वीर प्रताप ने सयाने लाल को बहुत सारा इनाम दिया। कहानी खत्म। लेकिन मीना, एक बात मुझे समझ नहीं आई। कौन सी बात मोनू? मुझे बताओ। बहन जी, राजा को शौचालय में चप्पल पहनने की क्या जरूरत थी? बहुत जरूरी बात थी मोनू, क्योंकि शौचालय में होते हैं कीटाणु। याद है ना बच्चों, मैंने तुम सबको बताया था कि कीटाणु हमें दिखाई नहीं देते। हाँ बहन जी, आपने बताया था। हाँ बहन जी, याद है बहन जी। बच्चों, कीटाणुओं और बीमारियों से बचने के लिए जैसे शौच के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है, उसी तरह शौचालय जाते समय चप्पल या जूते पहनना भी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर हम शौचालय में नंगे पैर गए तो हमारे पैरों से कीटाणु हमारे शरीर में घुस जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। इसीलिए जब भी शौचालय जाओ, चप्पल पहन के जाओ। चप्पल पहन के जाओ, अपने पैरों को बचाओ। भाई वाह, मजा आ गया। अब देखते हैं कि चाचा जी ने मुझे तोहफे में क्या दिया है। अरे वाह, चाचा जी ने मुझे दी है नई चप्पलें। मेरे चाचा जी भी सयाने लाल की तरह सयाने जो हैं। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू कैसी कविता बना रहे हैं। ना पड़ना बीमार कभी, सेहत के मजे उड़ाओ।
जूते चप्पल हो पैरों में कभी शांत हो जाओ। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। नहीं 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 कभी नहीं। घर जैसा सुंदर गाँव मेरा जी, गंदा न करना किसी जरा भी, जो न रखेगा साफ किसे, करेंगे नहीं हम माफ उसे। गंदगी फैलाने वालों को, बीमारी फैलाने वालों को, खुले में जाने वालों को, मेरे साथ साथ मेरे मिलके बोलो यार मेरे नहीं 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 हे कभी नहीं। पानी की बोतल हाथ में लिए झाड़ियों के पीछे जाके बैठ गए, आती इनको शर्म नहीं, बैठ जाते हैं ये कभी भी कहीं। इन कहीं भी बैठने वालों को, बदबू फैलाने वालों को, खुले न जाने वालों को, मेरे साथ साथ मेरे मिलके बोलो यार मेरे नहीं 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 हे कभी नहीं। घर जैसा सुंदर गाँव मेरा जी, गंदा न करना इसे जरा भी, जो न रखेगा साफ इसे, करेंगे नहीं हम माफ उसे। तो गंदगी फैलाने वालों को क्या बोलोगे? नहीं 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 कभी नहीं। भाई वाह, गाना तो मजेदार था। अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। शाबाश। आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे, ठीक है? जी बहन जी। तो आज का अक्षर है स। सबसे पहले बताओ स से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ कृष्णा बताओ। सचिन तेंदुलकर। शाबाश कृष्णा। और सचिन तेंदुलकर कौन है? भारत के एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। बिल्कुल ठीक मोनू। बहन जी, मेरे पिताजी ने बताया था कि सचिन तेंदुलकर दुनिया के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक हैं और उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तुम्हारे पिताजी ने बिल्कुल सही बताया है मीना। चलो बच्चों, अब स से किसी जानवर का नाम बताओ। सियार। शाबाश सुमी। और पता है, सियार छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता है। बहन जी, मैंने तो एक किताब में पढ़ा था कि सियार मरे हुए बड़े बड़े जानवर भी खा जाते हैं। हाँ कृष्णा, तुमने बिल्कुल सही पढ़ा था। चलो बच्चों, अब स से शुरू होने वाली कोई चीज। सुराही। शाबाश बिंदिया। और सुराही में भर के रखने से पानी कैसा हो जाता है? ठंडा। हाँ। अब बताओ स से किसी जगह का नाम। सूरत। शाबाश दीपू। और सूरत भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। शाबाश। तो आपने देखा ना कि जूते ने राजा जी की मुसीबत को कैसे आसान बना दिया। और साफ सफाई का ध्यान भी रखना कितना जरूरी है। एंजॉय हो गया तो अब थोड़ी पढ़ाई की बात भी हो जाए। तो चलिए सुनते हैं हम पाठ। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी बसंत का पाठ 11, जो देखकर भी नहीं देखते। अध्यापिका है सुनीता शर्मा। प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आप सबको पता है कि हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं, कानों के द्वारा सुन सकते हैं, जुबान के द्वारा बोल सकते हैं और अपने हाथों से काम कर सकते हैं। पैरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं।
ईश्वर ने हमें ये सभी कार्य करने हेतु समर्थ बनाया है। इसीलिए हमें प्रतिदिन ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारे शरीर में शारीरिक कमजोरी नहीं दी। पर आपको तो पता ही है बच्चों, जो बोलने में, सुनने में, देखने में असमर्थ हैं, वे अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर सकते हैं? क्या वे सामान्य जीवन जी सकते हैं? आप यही सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है, पर मैं आपको बताऊं कि ऐसी ही एक शख्सियत है हेलन केलर, जो आपके पाठ 11 की लेखिका है, जो देखकर भी नहीं देखते, यह नहीं देख सकती थी और नहीं सुन सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में महसूस करके सीखने का प्रयास किया। हेलन केलर उन महान महिलाओं में से थी जिन्होंने अपने कार्यों और सिद्धांतों के बल पर दुनिया में एक अनूठी मिसाल कायम की। हेलन केलर के जीवन में आने वाली मुश्किलों ने उनकी हिम्मत और मेहनत के आगे घुटने टेक दिए। जिस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में हम सोचकर ही खौफ से भर जाते हैं, उन परिस्थितियों में हेलन केलर ने अपना जीवन जिया और हिम्मत की एक मिसाल कायम की। बच्चों, हेलन केलर का जीवन हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने यह साबित करके दिखाया कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और मेहनत करते हैं, तो आपको निश्चित ही लक्ष्य से पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको आपके पाठ की लेखिका के बारे में सुनकर अच्छा तो लग रहा होगा। अब मैं आपको इनके जीवन के बारे में विस्तार से बताती हूँ। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में टस्कविया, अलाबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनका पूरा नाम हेलन एडमस केलर था। इनके पिता का नाम आर्थर एच केलर था। इनके पिता सेना में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। जब हेलन केलर का जन्म हुआ तब वह बिल्कुल स्वस्थ थी। समय बीतता गया और जन्म के 19 महीनों के बाद हेलन केलर बीमार हो गई। उन्हें पेट की खाने पसंद हुई। काफी मुश्किलों के बाद हेलन केलर का गुजर गया। उन्हें ऐसा दिखाया था कि ज्यादातर मामलों में ऐसे रोगी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन हेलन केलर बच गई। और बच्चों, जब बच तो गई, लेकिन कुछ बात पता चला हेलन केलर अपने देखने की शक्ति खो चुकी थी। सामने चुनौती थी। देखने में असमर्थ थी, जिसके कारण अन्य दूसरे बच्चों के साथ बैठकर वह पढ़ नहीं सकती थी, उनके साथ खेल नहीं सकती थी। लेकिन हेलन केलर के माता-पिता यह जानते थे कि उनकी पुत्री इन सब मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत रखती है। हेलन केलर की मां ने उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर कुछ समय पश्चात एक दिन हेलन केलर की मां की मुलाकात डॉक्टर माइकल अग्रसेन से हुई और डॉक्टर अग्रसेन ने उन्हें एक कुशल अध्यापिका से मिलवाया। अब हेलन केलर के माता-पिता के सामने एक शिक्षक ढूंढने की जो चुनौती थी वो खत्म हो गई। हेलन केलर के माता-पिता के कई प्रयासों के बाद अंत में उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अध्यापिका मिल ही गई, जिनका नाम एनी सुलेवान था। अध्यापिका एनी हेलन केलर को पढ़ाने के लिए उनके घर पहुंची। उस समय हेलन केलर बहुत क्रोधित एवं जिद्दी लड़की थी, लेकिन
एनी उसकी मनोदशा को जानती थी कि वह जिस परिस्थिति में है उसका ऐसा करना भी एक प्रकार से सही है। एनी ने हेलन केलर के माता-पिता से बात की और समझाया कि उसे असहाय और लाचार ना समझे, सीखने के लिए इसे मेरे साथ छोड़ दे। माता-पिता ने एनी की बात समझी और हेलन केलर को परिवार से दूर ले जाने की मंजूरी दे दी। अब एनी हेलन केलर को उसके परिवार से दूर बगीचे के बीच बने एक घर में लेकर रहने लगी और अपने तरीके से शिक्षा देने लगी। धीरे-धीरे हेलन केलर अपनी अध्यापिका को समझने लग गई। अब उसके स्वभाव में पहले से काफी ज्यादा बदलाव आ गया। अब वह हंसमुख, नम्र और सरल स्वभाव की हो चुकी थी। इसी अध्यापिका ने हेलन केलर को उच्च शिक्षा हासिल करवाकर उसकी जिंदगी को सही दिशा देने की कोशिश की। बच्चों, हेलन केलर की अध्यापिका भी उसी की तरह दृष्टिहीन थी, जिससे वह हेलन की पीड़ा को बेहद अच्छे तरीके से समझती थी। इसीलिए उन्होंने हेलन की पढ़ाई की जिम्मेवारी एक आदर्श गुरु के रूप में ली और वह जब तक मेहनत करती रहती थी जब तक कि हेलन को पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाता था। हेलन केलर शुरू से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, काफी बुद्धिमान छात्रा भी थी। इसीलिए उन्होंने बेहद कम समय में अपनी शिक्षिका से बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जैसे जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, अंग्रेजी, लैटिन आदि भाषा की जानकारी उनको हो गई थी। हेलन केलर भी अन्य सामान्य बच्चों की भांति ही शिक्षा ग्रहण करना चाहती थी। इसीलिए उनको आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनका दाखिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया, जहां उन्होंने बीए कर आर्ट्स में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। हालांकि हेलन को बीए की पढ़ाई के दौरान तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। प्यारे बच्चों, हेलन केलर के अंदर सीखने की चाहत इस कदर थी कि ये सारी मुसीबतें उनका रास्ता नहीं रोक पाई और उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और वे ऐसा करने वाली दुनिया की पहली मूक बधिर महिला बन गई। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर में कई यात्राएं की थी। हेलन केलर दूसरों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित थी। अपने जीवन में जिन मुसीबतों का सामना हेलन केलर ने किया, वे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई अन्य दृष्टिहीन और मूक बधिर व्यक्ति इस तरह की मुसीबतों का सामना करे। उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। हेलन केलर ने अपने कामों से यह साबित कर दिया था कि शरीर की अपंगता किसी व्यक्ति के पढ़ाई, लिखाई, बोलने और खेलने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, ईमानदारी, साहस, अटूट दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी हेलन केलर हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा लिए आगे बढ़ती रही और न सिर्फ सफलता के मुकाम को हासिल किया, बल्कि पूरी तरह समाज सेवा में समर्पित कर दिया, जिसके बारे में शायद कोई सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। बच्चों, हेलन केलर एक मशहूर लेखिका भी थी, जिन्होंने अपनी रचनाओं और महान विचारों के माध्यम से लोगों के अंदर सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद की, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहने वाली हेलन केलर का मानना था कि लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से बुरा होता है, अर्थात
जिस व्यक्ति का उसके जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति किसी अंधे से भी गए गुजरे होते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको बताएं कि हेलन केलर एक दूरगामी सोच वाली अद्भुत महिला थी, जिनके प्रेरणादायी जीवन पर हिंदी फिल्म ब्लैक भी बन चुकी है। आप लोगों ने देखी ही होगी। प्यारे बच्चों, ये सब बातें तो आपको पाठ की लेखिका के बारे में हमने बताया है, हेलन केलर के जीवन के बारे में, जिन्होंने आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का 11वां पाठ, जो देखकर भी नहीं देखते के बारे में है कि किस प्रकार लोग सभी वस्तुओं को आंखों के द्वारा देखकर भी नहीं देख पाते। हेलन केलर प्रकृति के बारे में वर्णन करती है कि मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। कब लेती हूँ? जब वे कहीं जंगल में या वन में घूमने के लिए जाते हैं, और मैं उनकी परीक्षा इसीलिए लेती हूँ कि वे प्रकृति में क्या-क्या देखते हैं, क्योंकि उनकी मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी थी। तब हेलन केलर ने उनसे पूछा था, आपने जंगल में क्या-क्या देखा? तब उनका उत्तर था, कुछ खास नहीं। ये बात सुनकर हेलन केलर को अचरज तो नहीं हुआ, क्योंकि वे इस तरह की उत्तरों की आदी हो चुकी थी। उनका विश्वास था कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। बच्चों, क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर कोई विशेष चीज न देखे? वे कहती हैं कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर मैं उन सैकड़ों चीजों को छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र, पेड़ों की छाल, चिकनी व खुरदरी, चीड़ की छाल को स्पर्श करके पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में आनंद मिलता है। बच्चों, हमारी इस प्रकृति का लेखिका ने मनोरम वर्णन किया है। वे कहती हैं कि पेड़ों पर बैठी चिड़िया के मधुर स्वर मेरे कानों में गूंजने लगते हैं जब मैं किसी टहनी के हाथ लगाती हूँ। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस करके आनंदित हो उठती हूँ। बच्चों, हेलन केलर बताती है कि मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है। वो कहती हैं कि कभी-कभी मेरा दिल उन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे उन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन शुद्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों के आंखें हैं, वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं करता, वह हमेशा उस चीज की आस में रहता है जो उसके पास नहीं है। बच्चों, वे कहती हैं कि यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों को हरा भरा किया जा सकता है। उनका विचार है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत एवं सुंदर चीजें न कभी देखी जा सकती हैं और न ही छुई जा सकती हैं, वो तो सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती हैं। बच्चों, वे ये भी कहती हैं कि जिनके आंखें होती हैं वे प्रकृति को लेकर असंवेदनशील होते हैं। मनुष्य के पास जिस चीज की कमी होती है वह उसे प्राप्त करने के लिए लालायत रहता है। ईश्वर से मिली दृष्टि को मानव एक साधारण सी चीज समझकर उसका उचित उपयोग नहीं करता है, जबकि उसके उचित प्रयोग से जीवन में खुशियाँ के इंद्रधनुषी रंग भरे जा सकते हैं। हेलन केलर की शिक्षा का सबसे बेहतरीन और ज्ञान हमें सहिष्णु होना सिखाना ही है। हेलन केलर ने कहा है कि हम वह सब कुछ कर सकते हैं जिसे करने की हम इच्छा रखते हैं,
लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ यह है कि जो करें उसमें तन्मयता से लगे रहें। बच्चों, हेलन केलर ने बताया कि खुद की तुलना ज़्यादा भाग्यशाली लोगों से करने के बजाय हमने अपने साथ के ज़्यादातर लोगों से तुलना करनी चाहिए और तभी हमें लगेगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हेलन केलर इस दुनिया की एक महान हस्ती थी जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर भलाई के काम किए और वे कई लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी। हेलन केलर अमेरिकी लेखक थी और उसके साथ ही राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। इनको सन 1936 में थियोडोर रूजवेल्ट विशिष्ट सेवा से सम्मानित किया गया। सन 1964 में इन्हें राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया। सन 1965 में इन्हें वीमेन हॉल ऑफ फेम से चुना गया। इन्हें स्कॉटलैंड की ग्लासगो यूनिवर्सिटी और जर्मन की बर्लिन यूनिवर्सिटी और उसके साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय से मानद डायरेक्टरेट की उपाधि भी दी गई। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखते हैं कि मुझे याद तो नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती है और सुबह क्यों नहीं आती है। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब का अनुवाद हुआ है। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम-घूमकर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया है। बच्चों, ये तो था अपना पाठ और अब इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उन शब्दों को हम जान लेते हैं। जैसे शब्द है परखने, जांचने, अचरज, आश्चर्य, हैरानी, रोचक, अच्छी लगने वाली, समा, वातावरण, मुग्ध, मोहित, क्षमता, ताकत, कदर, पहचानना, नियामत, ईश्वर की देन, इंद्रधनुषी रंग, अनेक प्रकार के रंग। बच्चों, आपका ये पाठ पूर्ण हुआ। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। तो बच्चों, अभी आपने सुना ना कक्षा 6 का हिंदी बसंत का पाठ 11, जो देखकर भी नहीं देखते। तो बच्चों, आपने इस पाठ में हेलन केलर के बारे में जाना ना, और आपको पता चला कि वो बधिर और दृष्टिहीन होने के बाद भी उन्होंने कैसे सफलता हासिल की। तो बस जीवन में अगर आपका लक्ष्य तय हो और आपके मन में विश्वास हो तो आप भी बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और बच्चों, अब समय हो गया है कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए। उनके लिए है राजनीति विज्ञान का पाठ 2, भारतीय संविधान में अधिकार, और अध्यापक हैं जंसी मीना। प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज का हमारा अध्याय कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान का भारतीय संविधान में अधिकार है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। बच्चों, किसी देश या राज्य द्वारा निर्धारित किए गए नियम या कानून जिनके माध्यम से उस देश या राज्य का बेहतर तरीके से संचालन हो सके, उसे उस देश या राज्य का संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान के प्रावधानों में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार। अधिकार एक व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं में से एक है। अधिकार ही व्यक्ति को कुछ करने ना करने की आजादी देते हैं। बच्चों, अधिकारों की प्राप्ति का संघर्ष काफी लंबा है। आधुनिक लोकतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति का संघर्ष इंग्लैंड में 13वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। सन 1215 में आए मैग्ना कार्टा में इंग्लैंड के राजा ने वहां के नागरिकों को
पहली बार कुछ अधिकार दिए। इसके बाद अमेरिका के संविधान निर्माण के समय जो अधिकार नागरिकों को नहीं दिए गए थे, उनको बाद में 10 संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया। भारत में अधिकारों की मांग अंग्रेजी शासन के समय से ही उठती आई थी। सर्वप्रथम भारत में मौलिक अधिकारों की मांग स्वराज विधेयक 1895 में की गई थी। इसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 में इनकी मांग की। इसके बाद में 1928 में नेहरू रिपोर्ट तथा 1945 में सर तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट में मूल अधिकारों को संविधान में शामिल किया की बात कही गई। लगातार हो रही मौलिक अधिकारों की मांग के कारण ही भारतीय संविधान निर्माताओं ने इनको संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसे बनाते समय ही सभी व्यक्तियों के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए गए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश अमेरिका के संविधान से किया गया है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में भारतीय संविधान में अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बच्चों, हम आज सबसे पहले अधिकारों की सामान्य जानकारी पर चर्चा करें। अधिकारों का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अधिकार बहुत जरूरी है। राजनीतिक महान विद्वान लॉस्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अधिकारों के महत्व को देखते हुए ही भारतीय संविधान तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आइए बच्चों, अब हम अधिकारों के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, यहाँ हम अधिकारों के महत्व को जानने के लिए 2 घटनाओं पर चर्चा करेंगे। पहली घटना 1982 में जब भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था से संबंधित है। इन खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली, जिससे अनेक फ्लाईओवरों व स्टेडियमों का निर्माण करवाया जा सके। ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की और उनसे कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। बाद में समाज सुधारकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और कहा कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने दलील को स्वीकार कर सरकार को निर्देश दिया कि मजदूरों को तयशुदा मजदूरी दिलाए। बच्चों, अब हम दूसरी घटना की चर्चा करते हैं। असम के मड़ीगांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति मचल लालूंग को किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में तब गिरफ्तार किया गया जब वह 23 वर्ष का था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वह मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया तो उसको चिकित्सा के लिए अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। जब वह स्वस्थ हो गया तो अस्पताल प्रशासन ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 1996 में चिट्ठी भेजी, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और वह न्यायिक हिरासत में बना रहा। बहुत दिनों बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य में बंदियों के निरीक्षण पर एक टीम गठित की। तब लालूंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का था और उसने 54 वर्ष न्यायिक हिरासत में काटे। इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। बच्चों, हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। परंतु लालूंग का मामला
उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई और मजदूरों को न्याय मिला। ये उन्हें मिले शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण ही संभव हो सका। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से हमें अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चला। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से भिन्न है। मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग इनके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। अगर विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, परंतु मौलिक अधिकार निरंकुश भी नहीं है। सरकार इन पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकती है। बच्चों, आइए अब हम भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। भारतीय संविधान में पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार है। बच्चों, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। समता के अधिकार को समझने के लिए हम दो स्थितियों पर चर्चा करते हैं। गांव का एक लड़का स्वदेश कुमार अपने दोस्त के साथ अपने गांव गया। दोनों गांव के एक होटल पर चाय पीने के लिए रुके। होटल वाला स्वदेश कुमार को तो जानता था, पर उसके दोस्त को नहीं। होटल वाले ने स्वदेश कुमार से उसके दोस्त की जाति पूछी और फिर उसने स्वदेश कुमार को एक सुंदर कप में और उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था। इस प्रकार दूसरी स्थिति में टेलीविज़न पर 10 लोग समाचार देख रहे थे। उनमें से 4 को यह आदेश दिया गया कि वह आगे समाचार नहीं देख सकते और कारण बताया गया कि वह महिलाएं हैं। इन दोनों उदाहरणों में स्पष्ट है कि एक के साथ जाति के आधार पर और दूसरे के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। समानता का अधिकार ऐसे सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करता है जिससे किसी के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है। बच्चों, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी कक्षा के विद्यार्थियों को उनकी जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर अलग अलग लाइनों में बिठाया जाए तो इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक समान अंक दिए जाएं या सभी बच्चों को परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाए। छुआछूत को भी समता के अधिकार के द्वारा ही समाप्त किया गया तथा इसी अधिकार के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। समता के अधिकार में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी को समान अवसर मिले, लेकिन जब समाज में अनेक विषमताएं व्याप्त हो तो ऐसा कैसे संभव है। इसके लिए संविधान में बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है तथा संविधान के अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। आइए बच्चों, अब हम संविधान में लिखित स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करें। बच्चों, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे। अतः स्वतंत्रता को
इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। बच्चों, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आपकी कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों को उस कक्षा में शांतिपूर्वक बैठकर पढ़ने की स्वतंत्रता तो है, परंतु उस कक्षा के दूसरे बच्चों को परेशान करने की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश करना तथा उसे अपना पसंदीदा वकील करने का अधिकार होता है। न्यायाधीश ही इस बात का निर्धारण करता है कि वह व्यक्ति दोषी है या नहीं, परंतु इसका एक अपवाद निवारक नजरबंदी है। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे अधिकतम 3 महीने के लिए बंदी बना सकती है। इसके अलावा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अन्य स्वतंत्रताएं भी हैं, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार के सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आदि। आइए बच्चों, अब हम संविधान में लिखित शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा करें। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। हमारे देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित है या लोगों द्वारा उनका शोषण हो सकता है, जैसे बेगार या बंधुआ मजदूरी और दास के रूप में। इन दोनों प्रकार के शोषण पर संविधान में प्रतिबंध लगाकर अपराध घोषित कर दिया गया है। इसी प्रकार संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को अर्थपूर्ण बनाया गया है। बच्चों, आपने देखा होगा कि होटलों या चाय की दुकानों पर छोटे छोटे बच्चों को बर्तन मांजने के कार्यों में या चूल्हे पर काम करने के लिए लगा दिया जाता है। वहीं आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को ईंट भट्टों पर काम करने के लिए लगा दिया जाता है। ये अधिकार हमें इस बात की गारंटी देता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता। आइए बच्चों, अब हम संविधान में लिखित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करें। बच्चों, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार धर्म को चुनने और पालन करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी निहित है। मतलब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह भी निर्णय ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, जैसे सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध आदि। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जाता है। हमारे देश में सभी धर्मों को समानता का दर्जा दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी तथा भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत के किसी भी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। आइए बच्चों, अब हम संविधान में लिखित सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में चर्चा करें। बच्चों, भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। हमारा समाज विविधताओं वाला समाज है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं। हमारा संविधान मानता है कि विविधता
हमारे समाज की मजबूती है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को भी अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। ऐसे अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। बच्चों, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसी देश में रहने वाले सभी प्रकार के समुदायों में जिनकी जनसंख्या, भाषा, लिपि और संस्कृति कम है, उसको अपने अधिकारों की रक्षा और उनका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है। आइए बच्चों, अब हम संविधान में लिखित अंतिम मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में चर्चा करें। बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यह अधिकार सभी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार है। इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कई प्रकार के आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण रिट आदि। इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के अलावा भी कुछ संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि। मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या जनहित याचिका पर भी जांच कर सकता है। तो बच्चों, मौलिक अधिकारों के विस्तृत विवरण से हमने जाना कि संविधान के द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं और हमारे अधिकारों की सुरक्षा संविधान किस प्रकार करता है। अधिकारों के अलावा संविधान में राज्य सरकारों के लिए कुछ नैतिक नियम नीति निर्देशक तत्वों के रूप में बनाए गए हैं, जिनको भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए कार्य करने के आदर्श हैं। इसके अलावा संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा व्यक्तियों के लिए कुछ दायित्वों का संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों के नाम से जोड़ा गया है। जैसे नागरिकों के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए आदि। तो बच्चों, आज हमने भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की तथा हमने ये जाना कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व रखते हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा आज हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकारों की सामान्य जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद। बच्चों, अभी आपने सुना कक्षा 11 का राजनीतिक विज्ञान में पाठ 2 भारतीय संविधान में अधिकार, जिसे सुना रहे थे जंसी मीना। तो बच्चों, आपको अपने संविधान के बारे में जानकर कितना अच्छा लगा। आपने जाना ना, हमारे मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। बच्चों, आज हमने पढ़ाई भी करी और कहानी भी सुनी। जाते जाते आपकी योगिता दीदी यही कहेगी कि बारिश को एंजॉय करो, पढ़ाई भी करो, पर सब चीजें ध्यान से। और अब समय हो चुका है, तो बच्चों अनुमति दीजिए अपनी योगिता दीदी को। करती हूँ
नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्ज